हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7 एंड पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तक कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड से। बीओपी हैज़ बीन डन। ओके, सो मूविंग अहेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स टाइप्स। आइए देखते हैं क्या होता है बैलेंस का मतलब पहले समझते हैं। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट। तो बैलेंस का मतलब होता है जितना आपके क्रेडिट में है और जितना डेबिट में है उसका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो बैलेंस है। द बीओपी अकाउंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स 3 बैलेंसेस। तो हमारा जो बीओपी अकाउंट है बच्चों वो 3 बैलेंसेस रिकॉर्ड करता है। सबसे पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट और तीसरा बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, so the term balance of trade denotes the difference between the export and import of goods in the country में प्रोड्यूस हो रहे गुड्स का जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द विजिबल आइटम्स ओनली, यानी कि यहाँ पर हम इनविजिबल आइटम्स या फिर इनटैंजिबल आइटम्स को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसको लेंगे? ओनली एंड ओनली विजिबल आइटम्स। So it is the difference between the value of merchandise goods, exports and imports. तो यहाँ पे हम goods, export goods and import goods का जो difference amount है उसको बोलेंगे balance of trade. तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं। Balance of trade equals to export of visible goods minus import of visible goods. Are you getting my point? तो हम बोलेंगे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, यानी कि जो विजिबल है माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। अब बात करते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट की। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैलेंस होता है करंट अकाउंट में वो कैसे आएगा। बैलेंस कोई भी चीज़ का कैसे होता है? अगर आपकी दोनों साइड्स मैच नहीं कर रही हैं, यानी डेबिट इज़ नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। सो वही चीज़ है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज सम ऑफ क्रेडिट ऑन करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड हमेशा एक्सेस होगा, माइनस करेंगे सम ऑफ डेबिट ऑन करंट अकाउंट। सो दिस इज व्हाट आर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और अभी हमने ऊपर देखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, और अब हम देखेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आइए बात करते हैं क्या होता है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का मतलब है जितना भी क्रेडिट है और जितना भी डेबिट है उसका सम, हम क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट माइनस डेबिट का जो भी सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट। तो फॉर्मूला यहीं से अराइज होता है, सम ऑफ क्रेडिट ऑन कैपिटल अकाउंट माइनस सम ऑफ डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आई होप ये तीनों पॉइंट समझ आया होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डन, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट भी डन एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। मूविंग अहेड, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब आपको समझना है ये दोनों का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है इसका। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन अकर हो जाती है तब हम बात करते हैं ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। Autonomous item refers to those international economic transaction in current account and capital account which take place due to some economic motive such as profit maximization। तो कहते हैं कि autonomous items वो items होते हैं जो हमारे international economic transactions होते हैं, ठीक है, और ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकते हैं। और इनके होने का जो कह सकते हैं जो इंसिडेंस है वो क्यों होता है? कुछ इकोनॉमिक मोटिव से। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कहते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों वो इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से, यानी बैलेंस बीओपी से इनका कोई लेना देना नहीं है।
दीज आइटम आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स. इंपॉर्टेंट है. ऑटोनोमस आइटम इज ऑल्सो नोन एज डैश. क्वेश्चन आ सकता है तो आपको लिखना है अबव द लाइन आइटम्स. दिस इज ऑल्सो डन. फिर फॉर एग्जाम्पल, इफ द फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कुछ पैसे लगाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की, और उनका यहाँ पे ऐसे करने का जो रीज़न था, ठीक है, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करना. तो ये ट्रांजेक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, यानी बीओपी से इनका कोई लेना देना नहीं है. ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग की, सो अकोमोडेटिंग आइटम रेफर करते हैं दोज ट्रांजेक्शन दैट आर टेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन. जो डेफिसिट और सरप्लस कवर करते हैं ऑटोनोमस में, सच दैट सच ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन. इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं. जैसे उसको ऑटोनोमस को अबव द लाइन, और इससे क्वेश्चन बन सकता है बिलो द लाइन आइटम्स का कि आप हम इसको अकोमोडेटिंग को क्या कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि हमारे बीओपी के करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है फॉर इंस्टेंस, तो दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड. तो इस जो हमारे करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है बीओपी में, वो कैसे सेटल हो सकता है? अगर हमें कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, बाहर से हमें कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, द सोर्सेज यूज टू मीट द डेफिसिट इन बीओपी. और बीओपी के डेफिसिट को मीट करने के लिए हम मेनली दो सोर्सेज का यूज़ करेंगे. उसमें सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और दूसरा है अगर हमें आईएमएफ से, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यहाँ पे अगर बोरोइंग्स करते हैं हम, और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से, तो इससे हम अपने डेफिसिट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. डेफिसिट इन बीओपी. अब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, तो ये क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज दिस? सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. कहते हैं कि जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बच्चों एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है. इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब फॉरेन कंट्रीज के रेसिडेंट्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट. बट द ट्रांजेक्शन इन बीओपी अकाउंट कैन कैटेगराइज्ड एज ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग. अभी हमने देखा दो तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, या वो ऑटोनोमस होगा या फिर वो अकोमोडेटिंग होगा. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर द ट्रांजेक्शन डन फॉर सम इकोनॉमिक कंसिडरेशन सच एज प्रॉफिट. अब हमने ये भी देखा था कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जिनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है. When the total inflow on account of autonomous transaction are less than total outflow on account of such transaction, तो हम बोल सकते हैं कि जब टोटल इनफ्लो जो होगा हमारे, टोटल इनफ्लो जो भी होगा ट्रांजेक्शन्स का ऑन अकाउंट ऑफ टोटल आउटफ्लो, मीन्स जो टोटल आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं बट आ नहीं रहा है उतना, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऑफ डेफिसिट अराइज हो जाती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा जाते जा रहे हैं, ठीक है, आप कैसे आपकी लिक्विडिटी ख़त्म हो रही है एक तरीके से, बट इनफ्लो का कोई ऐसा सोर्स है नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या, ऑब्वियसली डेफिसिट होगा. अब घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस कि आपके घर में लेट सपोज आपके पेरेंट्स जो भी हैं और वो अर्निंग करते हैं इन केस अगर उनका एक लिमिटेड अर्निंग है, ठीक है, कि उनको फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, तो मान लीजिए अगर उनकी मंथली सैलरी 50,000 है, तो उनको उस 50,000 में बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी देखना है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए जैसे बिजनेस में होता है. तो उन सभी चीज़ों को मीट करने के लिए उनको एक प्रॉपर प्लान तैयार करना होता है कि हाँ मुझे इतना इतना यहाँ पर जो है एलोकेट करना है अपने एक्सपेंसेस पे. बट ऑन द अदर हैंड इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि उनके एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं उनकी अर्निंग से, तो होगा क्या, फिर उनको सेविंग्स पे जाना पड़ेगा. और हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि जब हम सेविंग्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती है. सेम इसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट के इस करंट अकाउंट में भी होता है, बीओपी अकाउंट में होता है कि अगर आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से तो ये क्या क्रिएट कर देता है, डेफिसिट. अब आगे देखते हैं. ऑटोनोमस इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर हमें $500 का हुआ है और आउटफ्लो $600. अब बताइए डॉलर्स जा रहा है 600 और इनफ्लो सिर्फ हुआ है 500 का, तो 100 जो है वो क्या है, वो डेफिसिट है. ओके,
अब हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसइक्विलिब्रियम? सबसे पहले देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो डिसइक्विलिब्रियम लेकर आते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ईदर सरप्लस और डेफिसिट। दीज फैक्टर आर, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट में कॉज लार्ज इम्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मनी स्पेंड किया है और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उसको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस चाहिए। तो वो गवर्नमेंट के मेनली 3 अकाउंट होते हैं, एक पब्लिक अकाउंट होता है, एक कंटिजेंसी अकाउंट होता है और एक और अकाउंट होता है। वैसे ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जब कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना होता है या फिर कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो मेनली पब्लिक अकाउंट से यूज़ करती है। तो इन केस कि मान लेते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट में कॉज लार्ज इम्पोर्ट, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतने कर दिए हैं, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर मनी इन्वेस्ट किया है कि उसको इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो बाहर कंट्री से गवर्नमेंट मंगाएगी, उस पर उसको एक्साइज ड्यूटी और सेवरल अदर चार्जेस एंड टैक्सेस पे करने होंगे, राइट। तो इससे होगा क्या, हमारे बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन अराइज होगी और ये सिचुएशन आता है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। सेकेंड पॉइंट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी सच एज रिसेशन और डिप्रेशन। आपको पता होना चाहिए हमारा एक बिजनेस साइकिल चलता है, पहले एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद वो पीक तक पहुंचता है, यानी कि टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचता है, और फिर उस टॉप पे पहुंचने के बाद फिर जो है डाउन पर होने लगता है, और डाउन में सबसे पहले रिसेशन होता है और फिर उसके बाद डिप्रेशन की सिचुएशन अराइज होती है। तो समटाइम्स इट में हैपन कि कभी कभी, जैसे कोविड का टाइम हम लेते हैं, सो कोरोना में व्हाट हैपेंस कि बिजनेस वाज शट डाउन एंड उसका इम्पैक्ट ये इकोनॉमी पे पड़ा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो थी, बट बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे क्या हुआ, रिसेशन और डिप्रेशन। एक बिजनेस साइकिल जो है वो कौन सा चल रहा था उस टाइम पे, डिप्रेशन वाला। सो इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है कि एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो हम कहते हैं कि ये एक डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट आता है हाई डोमेस्टिक प्राइस दैट में रिजल्ट इन इम्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा प्राइसेस, अगर हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा इम्पोर्ट भी एक्सेस हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से भी हमारे बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता है। तो हमने अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे। अब बच्चों कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होते ही वो नई पॉलिसीज़ ले आई। कुछ पॉलिसीज़ बिजनेस के फेवर में थे, बट कुछ को बहुत लॉसेस हुआ उस पॉलिसीज से। सो दिस इज़ व्हाट, ये भी एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन ले आता है। सो इंस्टेबिलिटी कैन कॉज लार्ज कैपिटल आउटफ्लो, हैम्पर द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि कभी कभी कुछ पॉलिसीज से बिजनेस में बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होने लगता है, यानी कि पैसे बहुत जाने लगते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैश होती है, इनफ्लो हैम्पर हो जाता है, राइट। और इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है बीओपी पे, डिसइक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट है फैक्टर सोशल। सोशल फैक्टर कहता है कि इन केस चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन ऑफ द पीपल ब्रिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी बाय इन्फ्लुइंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो हमें पता है भाई कि हम जब बात करते हैं अपने मैक्रो लेवल हमने पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि जब मैक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो में वी हैड सीन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, सब चीज़ें चेंज होती हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं इसका इफेक्ट भी देखा जाए तो सीधा बिजनेस पे पड़ता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ पे, और
देन इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो होता क्या है कि हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ अदर डेफिनेशंस हम कह सकते हैं, और ये पता होना चाहिए, तो एक बार थॉरोली रीड कर लेते हैं। अभी तक का जितना टॉपिक पढ़ा है उसी में से है ये भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट? द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनको बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। दूसरा, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज व्हाट? इट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि जो गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करता है, वो करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कैपिटल अकाउंट में हमारे रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, उन रेसिडेंट्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, चेंज इन एसेट्स लाइबिलिटीज़ है, स्टेटस, अगर एसेट्स लाइबिलिटी का स्टेटस बदल रहा है ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री या फिर गवर्नमेंट में, तो कैपिटल अकाउंट में शो करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है? सो रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई एसेट परचेज की, दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट, और फिर एसेट परचेज करने के बाद परचेजर को उस एसेट का डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है, वो एफडीआई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय फॉरेनर्स दैट डज नॉट गिव परचेजर कंट्रोल ओवर एसेट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर करता है जब हम फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज कौन करता है पोर्टफोलियो में? मेनली फॉरेनर्स करते हैं, और इस बट फॉरेनर्स परचेज करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट है एफडीआई का। ऑपोजिट इन द सेंस कि उनको एसेट पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, बट एफडीआई में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट्स। ओके, डन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड डिनोट करता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन द कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द विजिबल आइटम्स ओनली। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है बीओटी क्या होता है, ठीक है। विजिबल आइटम्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर किया जाएगा, और ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन द कंट्री। फिर बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इज व्हाट? इट इज सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट्स एंड सम ऑफ डेबिट ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द सम क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम रेफर टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो करंट अकाउंट में हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, विच टेक प्लेस, जो क्यों किए जाते हैं? ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। ये इंपॉर्टेंट है, मोटिव यहाँ इकोनॉमिक होता है, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज accommodating item. It refers to the transaction that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction. तो जो autonomous transaction में deficit और surplus को कवर करने के लिए अंडरटेक किए जाते हैं वो accommodating items है। फॉर एग्जाम्पल, सच ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, यानी कि इंटर रिलेटेड है। जैसे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे, उस तरीके से अकोमोडेटिंग आइटम्स को ट्रांजेक्शन्स की डिटर्मिनेशन होगी। सो आई होप बच्चों विद दिस चैप्टर दिस टॉपिक हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, और आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली गवर्नमेंट बजट पर्सपेक्टिव, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के बाद इस चैप्टर को पढ़ने का थोड़ा सा जो है क्रेज़ वो अच्छा हो जाता है, थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। तो पहले उस चैप्टर को रिवाइज करना है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, देन इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट्स अगर मैं इसमें करूँ तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम, दीज आर मोर सफिशिएंट। इसको रिवाइज करिए, एक बार देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय बाय।